सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जी। यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे नाम हमने लिखा हुआ है जी डेफिनेट या फिर फिक्स्ड, इसमें हमें कोई चीज समझ आ रही है कि कोई चीज यहाँ पर होगी जो फिक्स्ड होगी, जिसको हम क्या कहते हैं कि जी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशो के साथ कंबाइन होंगे, उसको हम कहते हैं कि जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये किसने दिया था जी? ये जे एल प्राउस ने दिया था, ठीक है। और इसी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसने कब दिया था जी? इसने 1799 में इस लॉ को दिया था। और इस लॉ में क्या था जी? केमिकल कंपाउंड्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन सेम प्रोपोर्शन। यानी कि मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आपके पास हो तो उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर जैसे वाटर की एग्जांपल हम ले लें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि H2O हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसमें क्या है कि जी हमें हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है और ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है, तो पानी हम जहां से भी लेंगे उसमें क्या होगा जी? हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो ये हो गया जी सेम एलिमेंट रहेंगे, यानी कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही वाटर के अंदर हमें मिलेंगे। और सेम प्रोपोर्शन से क्या मुराद है जी? प्रोपोर्शन हम दो तरह से लेते हैं। एक तो जी है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स, एक हम ये देखेंगे। और दूसरी हम प्रोपोर्शन ले लेते हैं, चलें इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरी जो प्रोपोर्शन हम देखेंगे या निस्बत की हम बात करेंगे, रेशो की बात करेंगे, वो होता है जी मैस के हवाले से। तो हम इसको कह देते हैं कि मैस नंबर के हवाले से हम यहाँ पर एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वाटर का ही केस चलें, इसको ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं। नंबर के लिए मैंने NO यहाँ पर लिखा है, इसी तरह से NO यहाँ पर लिखा है। नंबर की एब्रिविएशन हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अच्छा, H2O में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको जब बनाते हैं H और H, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है जी? दो हाइड्रोजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन है हमारे पास एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इसके दरमियान जो रेशो बनेगी उसको हम कहते हैं जी ये 2:1 की रेशो बन गई। यानी कि पानी जहां भी आपको मिलेगा तो उसमें वाटर की अंदर हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखेंगे तो वो क्या होगी जी? 2:1 होगी। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। यानी कि एटम्स जो होंगे वो इसमें सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, कभी कार्बन नहीं एंटर हो जाएगा या क्लोरीन नहीं आपको साथ में नजर आएगा। चले अब मैथ्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो क्या हमें नजर आता है जी? मैस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? H2O के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो चले हम पहले मैस ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दो है, तो हम क्या लेंगे जी? यहाँ पर इसका मैस एक जो होता है वो 1 ग्राम होता है। जब हम ग्राम में मेजर कर रहे होते हैं इसके मैस को तो 1 ग्राम ले लेते हैं। लेकिन जबकि आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी है? दो है। तो हमको क्या हमें यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं जी? मैस ले लेते हैं ऑक्सीजन का, मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके पास कितनी है जी? एक ही है। तो वहां पर इसका हम जो लेते हैं ग्राम में मैस वो होता है जी 16, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जी H2O जब हमने यूं करके लिखा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनकी मैस की रेशो को देख लेते हैं क्या वो फिक्स रहती है या नहीं। तो यानी कि यहाँ पर रेशो हम बनाएंगे और फिर हर एक पानी के अंदर, चाहे वो आप तालाब से लें, रिवर से लें, या जो बारिश हो रही है उसका पानी ले लें, कहीं से भी पानी लेंगे तो उनके दरमियान मैस की रेशो हमेशा यही रहेगी जो हम यहाँ पर अभी जनरेट करेंगे, जो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आ गया और ऑक्सीजन का कितना है जी? 16 ग्राम। तो हम क्या कहते हैं इसको? हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलें 2 के टेबल से। तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 8 16। तो यहाँ से इसकी सिंपलेस्ट जो रेशो निकल आई है, हमेशा वाटर की जो मैस रेशो रहेगी या मैस नंबर की रेशो, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, या प्रोपोर्शन हम देखेंगे, निस्बत हम देखेंगे, तो वो हमेशा वाटर के अंदर यही होगी। हाइड्रोजन जो है वो 1 पार्ट होगा और ऑक्सीजन जो है वो 8 पार्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि केमिकल कंपाउंड अब देख रहे हैं हम, वाटर को ले रहे हैं और उनमें सेम एलिमेंट रह रहे हैं। यानी कि वाटर आप कहीं से भी लें, चाहे वो आपके पास रिवर हो या कोई तालाब हो या कोई समंदर हो, सी वाटर हो, कोई भी हो, तो वहां पर वाटर जहां भी मिलेगा तो उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, H और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दोनों होंगे और इनके दरमियान जो रेशो बन रही होगी वो क्या होगी?
2:1 होगी, ठीक है। और जो हम इसका मास नंबर की रेशो देखेंगे तो वो क्या आएगी जी, वो 1:8 आ जाएगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि उनकी रेशो फिक्स्ड रहती है। चले आप एक और छोटे से केमिकल रिएक्शन से हम इसको समझ लेते हैं। वो क्या है जी, यहाँ पर हम लेड ले लेते हैं, ठीक है। लेड के लिए मैं यहाँ पर सिंबल, केमिकल उसका सिंबल लिख रही हूँ PB, ठीक है। लेड को हम इससे लिखते हैं, जिसको उर्दू में सीसा भी कहते हैं। और इसको जी हम कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है। और सल्फर के साथ हमने यहाँ पर लिख दिया, ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ये भी और ये भी सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, जब केमिकल इनका रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है। और हीट के लिए मैंने साइन क्या लिख दिया जी, डेल्टा का साइन। ये जो ट्रायंगल से आपको नजर आ रही केमिस्ट्री के अंदर, इसको डेल्टा कहते हैं। और हीट अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को देनी हो तो एरो के नीचे लिख दिया जाता है, या अमूमन एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जी, लेड सल्फाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेड, और केमिकल जो हमारे पास बन गया वो सल्फाइड इस तरह से बन गया। और ये भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, अब जैसे ये बनेगा तो हमने शुरू में इसकी क्वांटिटी लेड की जो ली थी वो जी ली थी हमने 10 ग्राम, ठीक है। इसको वे कर लिया था। और एक्सेस ऑफ सल्फर ले लिया था, बहुत ज्यादा हमने सल्फर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ जी, 10 ग्राम इसके सल्फर के साथ इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा, और फिक्स्ड इनकी एक रेशो बनेगी। और जो हमारे पास मास यहाँ पर जनरेट हुआ था, जो बन गया था, वो था जी 11.56 ग्राम, ठीक है। तो अब यहां से तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बननी थी वो प्रोडक्ट तो बन गई थी, इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, लेड सल्फाइड को। तो ये हमारे पास 11.56 बन गई थी, और एक्सेस ऑफ सल्फर जो इसकी थी वो बाकी बच गई थी। जितनी यूटिलाइज होनी थी वो यूज हो चुकी थी, और बाकी सल्फर एज इट इज रिएक्शन में बीच में पड़ी रह गई थी। और इसमें से जब एनालाइज किया, जब इन्होंने क्या किया जी, साइंटिस्ट ने इसको देखा कि हाँ क्या हुआ, इसमें कितनी सल्फर जो है वो यूज हुई है, तो वो थी जी 1.56। जब उन्होंने वे करके उसके अमाउंट को निकाला तो उनको पता चला कि 1.56 सल्फर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, और वो बाकी सल्फर एज इट इज एक्सेस अमाउंट में वहां पर रिएक्शन में मौजूद रहेगी। यानी कि प्रोडक्ट के अलावा एक्सेस ऑफ सल्फर साइड पे बीकर में अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं तो वो क्या करेगी जी, नीचे अलहदा से वो साइड पे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि 10 ग्राम हमेशा कंबाइन करेगा कितने सल्फर के साथ, 1.56 के साथ, और क्या देगा जी, 11.56 ग्राम हमें लेड सल्फाइड देगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि दूसरी जगह हम ये करते हैं, चले मैं इसको चेंज कलर के साथ लिख देती हूँ, कि 10 ग्राम के अलावा हमने ऐसा किया कि हमने लेड एक्सेस में ले ली, बहुत ज्यादा अमाउंट ले ली, और सल्फर जो हमारे पास हम शामिल कर रहे थे जी वो 1.56 ले रहे थे ग्राम। और जब हीट किया और रिएक्शन हुआ, सारा कुछ हमने देखा, तो लेड सल्फाइड जो बना अगेन वो कितना बना जी, 11.56। ये मैं उनकी क्वांटिटीज लिख रही हूँ, ग्राम में उनके मैसेज लिख रही हूँ जो हमारे कंबाइन हो रहे हैं। मेन रिएक्शन हमारा यही है जो चल रहा है, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ सल्फर सॉरी एक्सेस ऑफ लेड जब हमने लिया तो एनालाइज किया अगेन, साइंटिस्ट ने इसको देखा कि कितनी अमाउंट इसकी लेड की यूज हुई है, तो वो क्या थी जी, 10 ग्राम थी। यानी कि 10 ग्राम हमेशा कितने के साथ कंबाइन होगी, 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, और क्या बना देगी, 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बनाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, इनकी फिक्स्ड जो मास की रेशो है वो क्या हो रही है, हमेशा यही रहेगी। जब भी लेड सल्फाइड बनेगा तो उसमें क्या होगा, 10 टाइम्स आपके पास क्या चीज होती है जी, लेड कंबाइन हो रहा होता है कितने के साथ, 1.56 टाइम्स सल्फर के साथ। तो आपके पास 11.56 इनकी फिक्स्ड अमाउंट बनती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर फिक्स्ड लॉ ऑफ फिक्स्ड